कविता रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही थी। गर्मी के कारण उसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधे से थोड़ा सा सरक गया था और नीचे आ गया था, जिससे उसकी गोरी गर्दन और नाजुक कमर का हिस्सा साफ दिख रहा था। उसके माथे और गर्दन पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी, जो उसकी सादगी को और भी ज़्यादा कशिश भरा बना रही थी। तभी उसका देवर सागर बिल्कुल दबे पांव रसोई में आया। उसने बिना कोई आवाज़ किए सीधे पीछे से आकर कविता की पतली कमर पर अपने दोनों मजबूत हाथ रख दिए। कविता अचानक अंदर तक सिहर उठी। उसके हाथों से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। उसने पलटकर घबराए और मदहोश हुए चेहरे से सागर की ओर देखा और कांपती आवाज़ में बोली, सागर, ये क्या बदतमीजी है? कोई देख लेगा तो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन सागर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह एक कदम और आगे बढ़ा, जिससे कविता पूरी तरह दीवार और सागर के चौड़े सीनों के बीच दब सी गई और सिमट गई। सागर ने अपना चेहरा कविता के नाजुक गर्दन के बिल्कुल करीब ले आया। उसकी गर्म सांसें जब कविता की भीगी त्वचा को छू रही थी, तो कविता की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके मुंह से एक हल्की सी सिहरन भरी आह निकल गई। उफ उफ, सागर, दूर हटो ना। सागर ने बहुत धीमी और भारी मदहोश कर देने वाली मर्दानी आवाज में कहा, भाभी, भाभी, इस सूने घर में कब तक खुद को इस सादगी के पिंजरे में कैद रखोगी? कब तक कैद रखोगी अपने को? तुम्हारी आंखें, ये सांसें साफ कह रही हैं कि तुम्हारा दिल भी उसी आग में जल रहा है जिसमें मैं जल रहा हूँ। आज मुझे मत रोको भाभी। यह कहकर सागर ने अपने कांपते हाथों से कविता के चेहरे पर आई भीगी हुई लट को हटाया, बाल को हटा दिया ऊपर से। उसकी उंगलियां जब कविता के होठों और गालों के सहलाने लगी, तो कविता का सारा सब्र मोम की तरह पिघल गया। उसने अपनी दोनों नाजुक बाहें सागर के मजबूत गले में डाल दी और खुद को दोस्तों पूरी तरह उसके सीने में छिपा लिया। सागर ने धीरे से कविता की टुड्डी को ऊपर उठाया। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे की धड़कनों को साफ सुन रहे थे। कविता की पलकें खुद ब खुद बंद हो गईं, मानो वह सागर के इस सुलगते हुए प्यार के समंदर में डूब जाना चाहती थी और डूबने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दोस्ती की आंधी की रात में जब दोस्त बनते हैं और उनके बीच जब प्यार का समंदर उमड़ पड़ता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, आधी रात को एक सुनसान घर में जब एक जवान और खूबसूरत विधवा भाभी चुपके से अपने कुंवारे देवर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, तो क्या होता है? बाहर सावन की अंधेरी रात थी, पूरा गांव सो रहा था और कमरे के अंदर दो दिल समाज की सारी बंदिशें तोड़कर एक दूसरे की बाहों में पिघल रहे थे। लेकिन यहाँ एक दूसरा अधूरा और डरावना सवाल यह था दोस्तों, जो आपके सांसें रोक देगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही रोमांटिक है और अंत तक आपको बांधे रखेगी। उस खूबसूरत भाभी ने अपने देवर के मजबूत सीने पर सिर रख कर रोते हुए कहा था, सागर, इस दुनिया ने मेरे पति की मौत के बाद मुझे जीते जी मार दिया था, और आज रात तुम्हारी इस छुअन ने मुझे फिर से एक औरत होने का एहसास कराया है। लेकिन अगर सुबह इस बात का पता तुम्हारी माँ या समाज को चल गया तो वो हमें जिंदा जला देंगे, जिंदा। तो क्या वह जवान भाभी सच में अपने देवर सागर से प्यार करती थी, या उस सूने घर के अंधेरे में कोई ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा था जिससे वो सीधा साधा लड़का बिल्कुल अनजान था, बिल्कुल अनजान। आज की कहानी की एक एक बात इतनी रोमांटिक है दोस्तों कि आप इसे बार बार सुनना चाहेंगे। इसीलिए
अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। गांव के किनारे एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान था। कविता उस घर में अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। कविता की उम्र करीब 26 साल थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे सादगी और शालीनता खुद व खुद जमीन पर उतर आई हो। हाँ दोस्तों, जमीन पर। बड़ी बड़ी कशिश भरी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी खामोशी। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने कविता के साथ बहुत बड़ा क्रूर मजाक किया था। मजाक। शादी के महज 1 साल बाद ही उसके पति की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। मौत। समाज और ससुराल के डर से कविता हमेशा सादे कपड़े पहनती थी और बहुत शांत रहती थी। उस बड़े घर में कविता का युवा दिल, जवान दिल एक सच्चे प्यार और सहारे के लिए तरस रहा था। तभी इस घर में 3 साल बाद शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटता है सागर कविता का छोटा देवर था। सागर की उम्र केवल 23 साल थी। वह 6 फुट लंबा, चौड़े सीने वाला, बेहद हैंडसम और साफ दिल का जवान लड़का था। वह बहुत सीधा साधा और संस्कारी था। सागर जब शहर से वापस आया तो अपनी खूबसूरत भाभी कविता की आंखों में छुपा दर्द देखकर उसका दिल पिघल गया। कविता भी जब सुबह सुबह सागर को आंगन में कसरत करते देखती, उसके मजबूत बदन और उसकी मर्दाना शख्सियत को निहारती, तो उसका अकेला दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता। हाँ दोस्तों, धड़कने लगता था। दोनों के बीच देवर भाभी का पवित्र रिश्ता तो था ही, लेकिन जवानी की दहलीज पर खड़े 2 दिलों के बीच एक अजीब सी कशिश और आकर्षण बढ़ने लगा था। लेकिन लोक लाज के कारण दोनों खामोश। हाँ दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी बात थी। लेकिन दिन बीतते गए और दोनों के बीच की खामोश तड़प गहरी होने लगी। सागर जब भी घर में होता, कविता उसके आराम का पूरा ध्यान रखती। उसे कोई तकलीफ होने नहीं देती थी। उसके लिए गरम गरम खाना बनाना, उसके कपड़े संभालना, कपड़ों को धोना, यही कविता की जिंदगी बन चुकी थी दोस्तों। सागर भी चोरी छिपे अपनी खूबसूरत भाभी को निहारता रहता था। एक दोपहर की बात है दोस्तों। घर की बूढ़ी माँ गांव के किसी मंदिर में कीर्तन के लिए गई हुई थी। घर में सिर्फ और सिर्फ कविता और सागर थे। बाहर बहुत तेज धूप थी और सन्नाटा था। कविता रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक चूल्हे से एक गरम तवा खिसका और कविता के नाजुक हाथ पर लग गया। कविता के मुंह से चीख निकल गई, आह! सागर जैसे ही रसोई में भागा, उसने देखा कि कविता अपने हाथ को पकड़कर रो रही थी। सागर का दिल तड़प उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर कविता का नाजुक हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उस पर फूंक मारने लगा। सागर के होंठों की ठंडी हवा जब कविता के हाथ पर पड़ी तो कविता के पूरे बदन में जैसे दोस्तों करंट दौड़ गई। जब सागर ने अपनी उंगलियों से कविता के हाथों को सहलाना शुरू किया तो दोनों की नजरें मिल गईं। दोनों के बीच की दूरी एकदम खत्म हो चुकी थी दोस्तों, एकदम खत्म। उस दोपहर के बाद दोनों की दिलों का बांध टूट गया था। दोनों के बीच की दीवारें हट चुकी थी। फिर आई सावन की वो घनी और तूफानी रात। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। घर की बूढ़ी माँ दवाई खाकर गहरी नींद में सो रही थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक पूरे घर की लाइट चली गई और चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया। सागर अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खटखट की आवाज़ आई। सागर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी सांसें थम चुकी थी। सामने हाथ में मोमबत्ती लिए भाभी कविता खड़ी थी। मोमबत्ती की पीली रोशनी में कविता किसी अप्सरा जैसी हसीन लग रही थी। हसीन। भीगी हवा के झोंके से उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे खिसक हुआ था। कांपती आवाज में कविता ने कहा, सागर, मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है।
बिजली की आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत वाला बंगला है। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? सागर ने आगे बढ़कर कविता का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही धीमी मखमली आवाज़ में बोला, अभी जब तक मैं हूँ ना, आपको किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। मत डरिए, आप आइए मेरे पास ही रहिए। देवर भाभी का रिश्ता समाज की जंजीर है दोस्तों, समाज की जंजीर, पर इस सूनी रात में बदल रही है तकदीर। भूल गए हम जमाने के सारे कायदे और कानून, भूल गए हम जमाने के सारे कायदे और कानून, जब तुम्हारी बाहों में मिली इस दिल की जागीर है, जागीर। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यह मेरा रिक्वेस्ट है। तो शायरी खत्म होते ही सागर का सारा सब्र टूट गया, सारा सब्र। उसने आगे बढ़कर अपनी खूबसूरत भाभी कविता को कमर से पकड़ा और खींचकर अपने चौड़े सीने से खींच लिया, पूरी तरह से सटा लिया। कविता के मुंह से एक मीठी सी आह निकली और उसने अपनी नाजुक बाहों सागर के मजबूत गले में डाल दी। सागर ने धीरे से कविता के चेहरे से बालों को हटाया और उसके होठों के करीब आ गया। कविता की आंखें अपने आप खुद ब खुद बंद हो गई। उस बंद अंधेरे कमरे में सावन की उस तूफानी रात में सारी पाबंदियां टूट के चुकी थी। दोनों एक दूसरे में समा गए थे। सागर ने कविता को वो बेपनाह प्यार, इज्जत और छुअन दी जिसके लिए उसका युवा बदन और दिल सालों से तरस रहा था। दोनों दुनिया और समाज की बंदिशों को भूलकर एक दूसरे के प्यार के समुद्र में पूरी तरह से डूब चुके थे। पूरी रात दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपटे रहे, सोए रहे। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की के अंदर आई, कविता की आंख खुल गई। उसने देखा कि सागर उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो रहा है। वो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, वो थोड़ा सा खुला हुआ था और दरवाजे के पास जमीन पर एक सोने की चूड़ी गिरी हुई थी। वो चूड़ी कविता की नहीं थी, वो चूड़ी घर की बूढ़ी माँ की थी, यानी रात को माँ जाग गई थी और उन्होंने उन दोनों को इस हालत में देख लिया था। हाँ दोस्तों, देख लिया था। कांपते हाथों से कविता ने वो चूड़ी उठाई और सागर को जगाया। दोनों का चेहरा दर्द से सफ़ेद पड़ चुका था। अगर माँ ने सब देख लिया था तो उन्होंने रात को हंगामा क्यों नहीं किया? वो इस वक्त कहाँ थी? कविता रोती हुई दौड़कर माँ के कमरे में गई, लेकिन दोस्तों, माँ अपने कमरे में नहीं थी। उनका सामान भी गायब था, उनका सामान भी नहीं था। तभी टेबल पर एक चिट्ठी दिखाई दिया। सागर ने तुरंत वो चिट्ठी खोली। उस चिट्ठी पर माँ ने लिखा था, सागर और कविता, मैंने रात को तुम दोनों का प्यार देख लिया था। समाज चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं एक माँ हूँ। माँ, मैं जानती हूँ कि मेरे बड़े बेटे के जाने के बाद कविता ने कितनी घुट घुट कर जिंदगी जी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का यह सच्चा प्यार बदनाम हो। इसलिए मैं हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। समाज के सामने तुम दोनों शादी कर लो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ तो दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चिट्ठी पढ़ते ही कविता और सागर की आंखों से आंसू छलक पड़े। जहाँ वो एक खौफनाक अंजाम की उम्मीद कर रहे थे, वहाँ एक माँ के दिल ने उनके प्यार को पाकीज़गी से कबूल कर लिया था। सागर ने कविता के आंसू पोंछे और उसे चूमते हुए कहा, अब हमें डर की ज़रूरत नहीं है कविता। माँ ने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया है। माँ ने हमें अपना लिया है। हाँ दोस्तों, जिस जमाने के डर से हम घुट कर जी रहे थे, उस माँ की ममता ने हमारे सारे आंसू पी लिए। मुकम्मल हो गया हमारा
यह छुपा हुआ रोमांस मुकम्मल हो गया हमारा, यह छुपा हुआ रोमांस। अब तो उम्र बतानी है बस एक दूसरे के लिए। अब तो दोस्तों उम्र बितानी है, उम्र बितानी है बस एक दूसरे के लिए। तो दोस्तों, क्या उस माँ का फैसला सही था? क्या देवर और विधवा भाभी को एक नए रिश्ते में बदलने का हक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।